मधु रोते हुए कॉटेज से बाहर तेजी से भागी। उसने एक बार भी पलटकर कॉटेज की ओर नहीं देखा। भागते भागते उसके कदम एक पेड़ के पास आकर रुक गए। वो उस पेड़ को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते वो उसी पेड़ को पकड़कर बैठ गई। उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था कि कैसे वो जाकर नदी में गिरी थी और कैसे उसे किसी लड़के ने बचाया। उसे कुछ कुछ ये भी याद आ रहा था कि कैसे वो लड़का उसके हाथ की हथेलियों और पैर के तलवों को मसल रहा था। यही सब सोचकर उसके सिर में दर्द होने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ा और वहीं बैठकर रोने लगी। अचानक उसकी नज़र अपने ब्रेसलेट के घुंघरू में फंसे काले धागे में बंधे ताबीज़ पर पड़ी। मधु ने उस ताबीज़ को अपने ब्रेसलेट से निकाला। वो ये समझ चुकी थी कि उसी लड़के का हाथ जिसके साथ वो रात भर थी। उसने ऊपर आसमान की ओर देखकर कहा, ऐसा तूफान मेरी ज़िंदगी में लाने सो तो अच्छा है कि आप मुझे मौत दे दें। कल रात जो हुआ उसकी वजह से शायद मेरी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल रात उस लड़के ने मेरे साथ कुछ गलत किया भी या नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो कौन था। इतना कहते ही मधु को अचानक से याद आया कि उसने उस इंसान का चेहरा भी नहीं देखा और वो बिना उसे देखे वहाँ से भाग आई। उसके अपने सिर को पकड़कर कहा, हे भगवान, मैंने तो ये भी नहीं देखा कि कल पूरी रात मैं किसके साथ थी। मधु का रोना अचानक से बंद हो गया और वो उठकर खड़ी हो गई। उसने कुछ पल सोचा और फिर से कॉटेज की ओर जाने के लिए पलटी थी कि उसे ढूंढ रहा रोहित वहां पहुंच गया और मधु को देखते ही चीखा, मधु। रोहित की आवाज़ सुनकर मधु ने तुरंत पलट कर देखा। उसके देखते ही रोहित मधु की ओर दौड़ पड़ा। मधु, मधु तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? रोहित ने मधु के दोनों कंधों पर हाथ रखकर पूछा। मधु ने आहिस्ता से कहा, मैं ठीक हूँ। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू गॉड कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हम सब बहुत घबरा गए थे, बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए, पर तुम सारी रात थी कहाँ? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा, चलो, सब तुम्हें लेकर बहुत परेशान हैं। मधु बिना कुछ कहे आगे चल दी। रोहित ने चलते हुए समीर को फ़ोन किया। दूसरी ओर से समीर ने घबराते हुए पूछा, रोहित कहाँ हो यार? तुम जानते हो ना कि मधु को लेकर हम कितने परेशान हैं, तो तुम बिना किसी को बताए कैसे कहीं जा सकते हो? पिछले 2 घंटों से मैं तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ। हम सब बस पुलिस कंप्लेन करने के लिए जा ही रहे थे। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, पुलिस कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मधु मिल गई है और मेरे साथ है। व्हाट? समीर ने खुशी से कहा। रोहित ने मुस्कुराते हुए मधु की ओर देखकर कहा, हाँ। समीर ने ऊपर देखकर गहरी सांस ली और कहा, शुक्र है भगवान का कि मधु मिल गई। वो ठीक तो है ना? उसे चोट तो नहीं लगी? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, वो बिल्कुल ठीक है। तुम सब चलकर बस में हमारा इंतज़ार करो। मैं मधु को लेकर वहीं आ रहा हूँ। और हाँ, ये बात सबसे पहले मीरा को बताना, ठीक है? इतना कहकर समीर ने फ़ोन कट कर किया और दौड़ता हुआ मीरा के पास पहुँचा, जो खिड़की के पास खड़ी अभी भी रो रही है थी। सिया और सुप्रिया भी परेशान उसी के पास खड़ी थी। समीर ने अंदर आते ही कहा, मीरा, मधु ठीक है और रोहित उसे लेकर बस आ ही रहा था है। ये सुनते ही मीरा की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। वो भागती हुई समीर के पास आई। उसने समीर से पूछा, तुम सच कह रहे हो ना? मेरी मधु ठीक है ना? हाँ। समीर ने मीरा के गाल को छूकर कहा। मीरा मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। समीर ने मीरा के सिर पर हाथ फेर कर कहा, रोहित ने कहा कि हम पहाड़ी से नीचे जाकर अपनी बस में बैठे। वो बस मधु को लेकर आ रहा है। सुप्रिया और सिया ने भी रोते हुए एक दूसरे को गले लगाया। सिया ने तुरंत पूछा, पर मधु रात भर थी कहाँ? समीर ने मीरा का हाथ पकड़ा और बोला, वो सब रोहित ने नहीं बताया। तुम लोग जल्दी से रेडी होकर बाहर आओ, हमें निकलना है। इतना कहकर समीर रूम में चला गया। मीरा ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और
रोहित को फ़ोन करने लगी, पर रोहित का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। मीरा फिर से परेशान हो गई। सुप्रिया ने उसके पास आकर कहा, समीर ने बताया ना कि मधु ठीक है और कुछ देर में हमारे साथ होगी, तो फिर तू इतना परेशान क्यों हो रही है? रोहित के फ़ोन की बैटरी डेड हो गई होगी, शायद इसलिए उसका फ़ोन बंद आ रहा है। मीरा ने बेड पर बैठकर कहा, मुझे बस एक बार मधु की आवाज़ सुननी है ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए कि वो सच में ठीक है। सिया मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोली, मीरा, समीर हमसे झूठ थोड़ी बोलेगा। उसके चेहरे की खुशी ही बता रही थी कि मधु बिल्कुल ठीक है। समीर और विनय हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, चल। यह सुनकर मीरा तुरंत अपना और मधु का बैग उठाने लगी। इधर मधु बिना कुछ कहे परेशान अपनी ही धुन में चली जा रही थी और रोहित उसे देखते हुए उसके साथ चल रहा था। उसने मधु को परेशान देखकर पूछा, मधु तुम ठीक हो ना? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया तो रोहित ने फिर से पूछा, मधु तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? यह सुनकर मधु के कदम रुक गए और उसने तुरंत अपने सीने पर हाथ रखकर देखा तो सच में उसके पास दुपट्टा नहीं था, क्योंकि अपना दुपट्टा तो वो कॉटेज में ही छोड़ आई थी। उसे एक बार फिर रात में जो कुछ भी हुआ सब याद आने लगा। उसे परेशान देखकर रोहित कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसने मधु के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से पूछा, मधु? मधु ने घबराकर तुरंत रोहित का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। मधु का इस तरह का बिहेवियर देखकर रोहित भी शॉक्ड हो गया था। रोहित का चेहरा देखकर मधु ने खुद को संभाला और कहा, वो मेरा दुपट्टा झाड़ियों में उलझ गया था। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। इतना कहकर रोहित ने अपना कोट उतारा और मधु के कंधे पर डालकर बोला, बहुत ठंड है मधु, इसे पहन लो। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया और कोट पकड़े आगे बढ़ने लगी। कुछ देर चलने के बाद दोनों बस के पास पहुंचे। सब लोग बस के बाहर ही उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। मीरा की नज़र जैसे ही मधु पर पड़ी, वो भागती हुई मधु के गले लग कर रोने लगी। उसे देखते ही मधु भी रोने लगी। बाकी सब भी मधु की ओर दौड़े। मीरा ने उसे रोते हुए पूछा, तू कहाँ चली गई थी मधु? तुझे पता है मैं तेरे लिए कितना घबरा गई, बहुत डर गई थी मैं। मधु ने मुस्कुराते हुए मीरा के आंसू पोंछकर कहा, कुछ नहीं हुआ मुझे मीरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू रोना बंद कर, क्योंकि रोती हुई तू बहुत बुरी लगती है। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसे फिर से गले लगा लिया। सिया और सुप्रिया ने मधु को गले लगाया। समीर ने मधु से पूछा, मधु तू नीचे जंगलों में कैसे पहुंच गई? मधु कोई जवाब देती उसके पहले ही विनय ने तुरंत कहा, समीर इस वक्त मधु से कोई कुछ नहीं पूछेगा। तुम सब उसकी हालत देख रहे हो ना, कितनी थकी हुई लग रही है। गेस्ट हाउस चलते हैं, वहाँ चलकर कुछ खाते हैं और आज का दिन रेस्ट करते हैं और फिर आराम से मधु से बात करते हैं। चलें? चलो। मीरा ने मधु के गाल को छूकर पूछा, पर मधु के गाल को छूते ही मीरा परेशान होकर बोली, मधु तुझे तो बहुत तेज बुखार है। ये सुनकर रोहित ने तुरंत मधु के माथे को छूकर कहा, हाँ मधु, तुम्हें तो सच में फीवर है, तू चल मेरे साथ। इतना कहकर मीरा ने मधु का हाथ पकड़ा और बस की ओर ले जाने लगी। बाकी सब भी बस की ओर ही बढ़े। इधर ऋषभ और उसके सारे दोस्त मधु को पहाड़ी पर ढूंढ रहे थे। मधु को ढूंढते हुए वो सब उस कॉटेज में पहुँचे जहाँ मधु के दोस्त रुके थे। लकी ने वहाँ पूछताछ की और आकर ऋषभ से बोला, ऋषभ वो लड़की तो यहाँ भी नहीं है, उसने उसे हर जगह ढूंढ लिया। इस कॉटेज में कुछ लड़के और लड़कियाँ कल रात हुई बर्फबारी की वजह से रुके थे, पर वो कुछ देर पहले ही यहाँ से निकले हैं। ये सुनकर ऋषभ ने गुस्से में कहा, तो जाकर पता करो कि उन लड़कियों में वो लड़की भी थी या नहीं। लक्की ने तुरंत कहा, पूछा मैंने उससे तो उसने मुझे बताया कि कल रात यहाँ जितनी भी लड़कियाँ रुकी थी उसमें से किसी के भी बाल लंबे और आंखें बड़ी बड़ी नहीं थी। उसमें से एक लड़की तूफान में फंस गई थी, पर उसे उसने नहीं देखा था। शायद वो सब उसे ही ढूंढने के लिए गए हैं। ऋषभ ने कुछ पल सोचकर कहा, वही है। इसका मतलब कि कल जब तो पल के लिए मेरी नज़रें
उस पर से हटी तभी वो लड़की तूफान में फंसी होगी। वो अभी तक अपने दोस्तों को नहीं मिली, इसका मतलब है कि वो यहीं है। हरीश ने कुछ जोर सोच कर कहा, ऋषभ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की पहाड़ी से नीचे जंगल या नदी में जा गिरी हो। ये सुनते ही ऋषभ ने उसे गुस्से से देखा तो हरीश ने तुरंत कहा, मेरा मतलब था कि हो सकता है कि जब बर्फ़ का तूफान आया वो लड़की खुद को संभाल न सकी हो और बर्फ़ पर फिसलते हुए नीचे जा गिरी हो। तो खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो, चलो हमें उसे नीचे ढूंढना होगा। ऋषभ के इतना कहा और नीचे जाने लगा। उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चल दिए। करण को देर से उठने की अपनी आदत थी, इसलिए वो अभी भी सो रहा था। कॉटेज का दरवाज़ा खुलने की वजह से जैसे ही धूप उसके चेहरे पर पड़ी उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही उसे मधु की याद आई। उसने तुरंत पलट कर देखा पर मधु वहाँ नहीं थी। करण घबरा कर उठ बैठा और उसने चारों ओर नजरें घुमाकर मधु को देखा पर वहाँ ना मधु थी और न ही मधु के कपड़े। करण परेशान होकर बेड से उठने लगा। तभी उसे अपने पैर के पास कुछ महसूस हुआ। उसने ब्लैंकेट हटाकर देखा तो उसे एक पायल मिली। करण ने वो पायल उठाई और कल रात जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। वो तुरंत बेड से उठा और उसने अपने कपड़े पहने। उसने जैसे ही जमीन पर पड़ी अपनी शर्ट उठाई, उसे पीले रंग का दुपट्टा नजर आया। उसने दुपट्टा उठा लिया और उसे वो पल याद आया जब उसने मधु के गले से उसका दुपट्टा निकाला था। करण शर्ट पहनते हुए कॉटेज से बाहर आया और मधु को ढूंढने लगा। उसने कॉटेज के आसपास चारों ओर देखा पर मधु कहीं नहीं थी। उसने मधु की पायल देखते हुए कहा, तुम यूँ मेरी बात सुने बिना कहीं नहीं जा सकती हो। मैंने कल रात जो भी किया वो तुम्हारी जान बचाने के लिए ज़रूरी था, पर फिर भी मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ और मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, वरना मैं ज़िंदगी भर खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। कल रात जो भी हुआ उसके बाद मुझे तुम्हारी हर सज़ा मंजूर होगी। फिर चाहे तुम मुझे पुलिस से अरेस्ट करवाओ या खुद कोई सज़ा दो, तुम्हें तो मैं हर हाल में ढूंढ कर रहूँगा। इतना कहकर करण ने मधु की पायल अपनी जेब में रखी और उसका दुपट्टा लिए पहाड़ी की ओर दौड़ा। वो उस चट्टान पर चढ़ा जहाँ उसका सामान रखा था। उसने अपने बैग में मधु का दुपट्टा रखा पर जैसे ही अपना कैमरा और गन उठाने लगा एक पत्थर उसके सिर से होकर चट्टान पर जा लगा। करण ने कैमरा वहीं छोड़ा और गन तान कर तुरंत पलटा तो उसके सामने ऋषभ अपने दोस्तों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। करण ने अपनी गन नीचे की ओर अपना बैग कंधे पर टांगा और फिर अपना कैमरा उठाकर वो बिना ऋषभ से कुछ कहे जाने लगा। क्या बात है, करण खुराना की ज़िंदगी में आज ऐसा क्या हो गया कि उसने ऋषभ खुराना का सामना करने की हिम्मत नहीं रही। ऋषभ ने करण की ओर बढ़ते हुए पूछा। करण ने गुस्से में जवाब दिया, ऋषभ, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, इसलिए मेरा रास्ता मत रोको, वरना बहुत पछताओगे। ये सुनकर ऋषभ ने मुस्कुराते हुए करण के हाथ से उसका कैमरा छीनते हुए पूछा, बहुत शौक है ना तुम्हें जंगली जानवरों की तस्वीर लेने का? क्या हो गया मैं ये कैमरा नीचे फेंक दूँ तो? करण ने गुस्से में ऋषभ के हाथ से अपना कैमरा छीना और कहा, सोचना भी मत, वरना खुद को यहाँ से नीचे पाओगे, जिंदा या मुर्दा ये भी नहीं पता। इतना कहकर करण वहाँ से चला गया। ऋषभ ने उसे जाते देखा तो चीख कर कहा, अरे जाते जाते मेरे भी एक तस्वीर लेता जा। करण के कदम रुक गए और उसने बिना ऋषभ की ओर पलटे कहा, मुझे जंगली जानवरों की तस्वीर लेने का शौक है, अपने गली के आवारा कुत्तों की नहीं। ये सुनकर ऋषभ ने गुस्से से एक पत्थर उठाया और जाते हुए करण की ओर फेंका, पर करण ने पलटकर उस पत्थर को कैच कर लिया और उसे खाई में फेंक कर बोला, मैं तो बड़ा हो गया हूँ ऋषभ, पर शायद तू अभी भी बच्चा ही है, इसलिए बच्चों जैसी हरकतें करने से बाज नहीं आती। अभी भी वक्त है, बड़े हो जाओ, वरना अगर मैं बच्चा बन गया तो तुम जानते हो बचपन की तरह आज भी तुम्हें मेरे हाथों पीटोगे, जानते हो ना। ऋषभ ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और करण वहाँ से चला गया। इधर मधु बस में उदास बैठी बाहर देख रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी।
उसे कल रात जो हुआ वो कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। उसके कानों में अपनी माँ कई कई बातें गूंज रही थी। तभी मीरा ने मधु के कंधे पर हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही मधु चौंक गई और उसने मीरा की ओर देखा। मीरा भी उसे हैरानी से देखने लगी। मीरा ने मधु से पूछा, क्या हुआ? तू ऐसे डर क्यों गई? क्या सोच रही थी? मधु ने उदास होकर कहा, कुछ नहीं मीरा। इतना कहकर मधु फिर से बाहर की तरफ देखने लगी। मधु को परेशान देखकर मीरा ने मन ही मन खुद से कहा, शायद विनय ठीक ही कह रहा था कि मधु को आराम की ज़रूरत है। पता नहीं कल पूरी रात मधु ने जंगल में किन हालातों का सामना किया होगा। इसे तो अंधेरे से भी बहुत डर लगता है। न जाने कल की रात मधु ने कैसी काटी होगी। मीरा यही सब सोचकर मधु की ओर देखने लगी। उसने मधु की बाह पकड़ी और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। इधर करण पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इंस्पेक्टर उसकी ओर पीट करके खड़े हवलदार से बात कर रहे थे। करण ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब। करण की आवाज़ सुनते ही इंस्पेक्टर ने पलटकर उसकी ओर देखा। इंस्पेक्टर को देखते ही करण ने हैरानी से पूछा, तू यहाँ? इंस्पेक्टर ने करण को गले लगाकर कहा, हाँ मैं यहाँ, पर तेरी पोस्टिंग तो दिल्ली में थी, तो तू यहाँ क्या कर रहा है रिहान? करण ने पूछा। रिहान ने करण के कंधे पर हाथ रखकर कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठ। करण कुर्सी पर बैठा तो रिहान ने अपनी कुर्सी पर बैठकर कहा, 2 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफ़र शिमला में हुआ है, इसलिए यहाँ शिफ्ट होने की वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो तुझे बता नहीं पाया। पर तूने भी तो मुझे नहीं बताया कि तू शिमला आ रहा है। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, 2 चाय लेकर आओ। जी साहब। इतना कहकर हवलदार चला गया। रेहान ने फिर से पूछा, तूने जवाब नहीं दिया? करण कुछ जवाब देता उसके पहले ही रेहान को कुछ याद आया और उसने तुरंत कहा, ओ हाँ याद आया, तू यहाँ अपने होटल के भूमि पूजन के लिए आया है ना? करण ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। पर पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है? रेहान ने हैरानी से पूछा। उसके इस सवाल ने एक बार फिर से करण को बीती रात याद दिला दी। रेहान ने उसे छेड़ते हुए पूछा, कहीं फिर से तूने किसी का सिर तो नहीं फोड़ दिया? शट अप रेहान, करण ने गुस्से में कहा। रेहान हंसने लगा और बोला, तो फिर बताना कि तू यहाँ पुलिस स्टेशन में क्यों आया है? करण ने कोई जवाब नहीं दिया तो रेहान ने कहा, चल अंदर केबिन में चलकर बात करते हैं। इतना कहकर रेहान उठा और केबिन की ओर बढ़ा। उसके साथ ही करण भी उसके केबिन में आया। रेहान ने अपनी चेयर पर बैठते हुए पूछा, अब बता क्या बात है? करण ने उसकी ओर पीट करके कहा, रेहान मैं कुफरी ट्रेनिंग और फोटोग्राफी के लिए गया था। कल रात हुई बर्फबारी की वजह से मुझे एक चट्टान के नीचे आसरा लेना पड़ा। तभी मुझे पास बह रही नदी में किसी के गिरने की आवाज़ आई। करण ने रेहान को पूरा सच बताया। सच जानकर रेहान हैरानी से खड़ा हो गया। करण ने पलटकर उसकी ओर देखा और कहा, सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो लड़की वहाँ नहीं थी, वो वहाँ से चली गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिली। मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि कल रात जो भी कुछ हुआ उसकी कीमत शायद उसे बेकसूर लड़की को चुकानी पड़ सकती है, इससे पहले कि लोग उस लड़की के चरित्र पर अंगुली उठाएं, उसे हमारे समाज की घटिया सोच का सामना करना पड़े। मुझे उसे ढूंढना है और सबको कल रात का सच बताना है कि मैंने जो भी किया वो उस लड़की की ज़िंदगी बचाने के लिए किया। बस इसलिए मैं यहाँ हूँ ताकि पुलिस की मदद से उस लड़की को ढूंढ सकूँ। तूने सच में उस लड़की के साथ? इतना कहकर रेहान चुप हो गया। करण ने कुछ पल सोचकर कहा, रेहान तुझसे झूठ नहीं बोलूँगा। कल रात उस लड़की को बचाने में मैं खुद भी भीग चुका था और ऊपर से बर्फ़ गिरी थी। उस लड़की को अपनी बाहों में उठाए न जाने कितनी देर चला। मेरे पैरों ने भी जवाब दे दिया था। मैं खुद इतना थक चुका था कि मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही थी। उस लड़की के करीब जाने के बाद क्या हुआ मुझे सच में कुछ नहीं याद है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने जो भी किया किसी गलत इरादे से नहीं किया, बल्कि सिर्फ उस लड़की की ज़िंदगी बचाने के लिए किया। कल रात जो भी हुआ उसके लिए अगर वो लड़की मुझे जेल भी भेज देती तो भी मैं उससे कोई सवाल नहीं करूँगा। मैं बस इतना चाहता हूँ
कि वो लड़की मेरी गलती की सज़ा अपने आप को न दे, क्योंकि अगर मेरी वजह से उस लड़की को एक खरोच भी आई गई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मुझे उसे ढूंढना होगा। तभी हवलदार चाय लेकर आ गया। उसे देखते ही रिहान ने कहा, चाय रखो और जाओ यहाँ से। हवलदार ने चाय टेबल पर रखी और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही रिहान ने करण के पास आकर पूछा, पर तू उसे ढूंढेगा कैसे? तूने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। करण ने तुरंत कहा, रिहान, कल रात वो लड़की पहाड़ी से नीचे नदी में गिरी थी और रात भर गायब थी, तो उसकी फैमिली या फ्रेंड किसी ने तो कोई मिसिंग होने का कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखाई होगी। रिहान ने चाय उठाकर करण को देते हुए कहा, कुफरी थाने का इंचार्ज मैं हूँ करण, और अब इस थाने में कल से अभी तक किसी के गुम होने की कोई कंप्लेंट नहीं आई है। करण ने चाय ली और कुर्सी पर बैठकर बोला, रात को इतनी बर्फबारी में शायद कोई कंप्लेंट करने ना आ पाया हो, और अब कोई आए या फिर उसकी फैमिली ने किसी और थाने में कंप्लेंट की हो। 1 मिनट, इतना कहकर रिहान ने अपने टेबल पर रखी बेल बजाई और चेयर पर बैठ गया। तभी हवलदार दौड़ता हुआ आया। उसके आते ही रिहान ने कहा, शिमला के जितने भी थाने हैं सब जगह पता करो कि क्या रात किसी भी थाने में किसी लड़की के मिसिंग होने की कोई कंप्लेन हुई है या नहीं। जी साहब। इतना सुनते ही हवलदार चला गया और करण चाय पीने लगा। रिहान ने करण को छेड़ते हुए पूछा, वैसे करण, तुझे कैसे पता कि वो लड़की ही थी? ये सुनकर करण ने उसे हैरानी से देखा। रिहान ने फिर कहा, मेरा मतलब था कि तूने तो उसे देखा ही नहीं, इसलिए भी हो सकता है कि वो कोई औरत हो जिसकी उम्र 50-60 साल हो। नहीं, वो एक लड़की ही थी और बहुत खूबसूरत लड़की थी। अंधेरे में मैंने उसकी एक आँख और उसके होठों को देखा था। उस मध्यम सी रोशनी में भी उस लड़की के चेहरे पर चमक थी। इतना कहकर करण बोलते बोलते रुक गया। रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, करण, तुझे पता है तू मेरी नज़र में इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। मेरी नज़र में तूने कल रात कुछ गलत नहीं किया। कल रात तूने सिर्फ उस लड़की की ज़िंदगी बचाई और आज उस लड़की को ढूंढने तू यहाँ पुलिस स्टेशन चला आया। तू चिंता मत कर, वो लड़की तुझे एक दिन ज़रूर मिल जाएगी और तुझे माफ़ भी करेगी। ये सुनकर भी करण की परेशानी कम नहीं हुई। उसने रिहान की ओर देखकर कहा, आई होप कि वो लड़की सही सलामत अपने अपनों के पास पहुंच गई हो और उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया हो। इतना कहकर करण सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद हवलदार अंदर आया और बोला, साहब, अभी तक किसी थाने में किसी के भी मिसिंग होने की कोई कंप्लेन नहीं हुई है। ठीक है, तुम जाओ। रिहान के इतना कहते ही हवलदार चला गया। उसके जाते ही रिहान ने करण से कहा, तेरे मुताबिक तुझे उसे ढूंढते हुए ये 4 घंटे हो चुके हैं। हो सकता है कि इन 4 घंटों में वो लड़की अपने घर पहुंच गई हो, वरना अब तक उसकी फैमिली उसके मिसिंग होने की कंप्लेन कर चुकी होती। और अगर वो लड़की अपने अपनों के पास न पहुंची होती तो? करण ने परेशान होकर पूछा। करण ने इस सवाल को सुनकर रिहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर उसकी फैमिली शिमला के किसी न किसी थाने में मिसिंग की कंप्लेन ज़रूर करेगी, या फिर वो लड़की तेरे खिलाफ़ खुद रेप की कंप्लेन कर देगी। ये सुनते ही करण सोच में पड़ गया और बोला, अच्छा है, दोनों ही सूरतों में मैं उस लड़की तक पहुंच जाऊंगा और उससे माफ़ी मांग सकूंगा। रिहान मुस्कुराने लगा और बोला, करण, ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की भी तेरी तरह बहुत अच्छे दिल की हो और वो ये बात समझ चुकी हो कि तूने जो भी किया उसे बचाने के लिए किया, इसलिए उसे तुमसे कोई शिकायत ही ना हो। ये सुनकर करण ने खड़े होकर कहा, काश ऐसा ही हो। रिहान मुस्कुराने लगा तो करण ने फिर से कहा, रिहान, अगर उस लड़की के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज़ मुझे तुरंत फ़ोन कर देना, तब तक मैं उसका पता लगाने की कोशिश करता हूँ। रिहान भी खड़ा हुआ और बोला, तुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है करण, मैं खुद उस लड़की का पता लगाने की पूरी कोशिश करूँगा और कुछ भी पता चलते ही तुझे खुद फ़ोन करूँगा। करण ने रिहान को गले लगाकर कहा, बाय बाय। रिहान के इतना कहते ही करण वहाँ से चला गया। इधर गेस्ट हाउस के बाहर बस रुकते ही सब बस से बाहर आने लगे, पर मधु अभी भी बस में बैठी बाहर ही देख रही थी। वो इतना परेशान थी कि
उसे पता ही नहीं चला कि बस रुक गई और वो गेस्ट हाउस पहुंच गई। मीरा मधु को इतना परेशान देखकर सोच में पड़ गई और उसने मधु को आवाज़ लगाई, मधु मधु। जब मधु ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मीरा ने उसे जोर से उसे पुकारा, मधु। मधु चौंक कर अपने आसपास देखने लगी। मीरा उसके पास खड़ी थी। उसे देखते ही मधु ने कहा, हम गेस्ट हाउस पहुंच गए। मीरा बिना कोई जवाब दे मधु को देखने लगी तो मधु अपनी सीट से उठकर बस से नीचे आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। रोहित भी मधु के इस तरह के बिहेव से सोच में पड़ गया। मधु सीधे अपने कमरे में चली गई पर मीरा अभी भी परेशान बस के पास ही खड़ी थी। रोहित ने उसे परेशान देखा तो बोला, मीरा, रात भर इतनी ठंड में पता नहीं मधु ने कैसे जंगल में रात काटी होगी। इतने अंधेरे और जंगली जानवरों के बीच वो एकदम अकेली होगी, इसलिए उसके लिए ये हादसा भूलकर नॉर्मल होना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए तुम चिंता मत करो और उसे खुद को संभालने के लिए थोड़ा वक्त दो। उसे रेस्ट की ज़रूरत है। तुम उसके पास जाओ, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। मीरा ने सिर हिला दिया और मधु के पीछे चली गई। रोहित के पास खड़े विनय ने कहा, थैंक्स रोहित, इस ट्रिप पर हम सबको एक अच्छा दोस्त मिल गया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम मधु की फिक्र में सारी रात नहीं सोए और सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे मधु को ढूंढने के लिए अकेले जंगल में चले गए और उसे वापस भी ले आए। थैंक यू। रोहित ने मुस्कुराते हुए विनय के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब हम दोस्त हैं और दोस्ती में सॉरी और थैंक्स जैसे शब्दों की जगह नहीं होती। तुम सब चलो और प्लीज़ खाने का ऑर्डर कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तब तक मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। ठीक है। विनय ने इतना कहा और गेस्ट हाउस के अंदर चला गया। बाकी सब भी अपने कमरों में चले गए। मीरा जैसे ही रूम में आई तो उसने देखा कि मधु बेड पर लेटी हुई थी और न जाने क्या सोच रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मीरा परेशान होकर उसके पास आई और बोली, मधु क्या हुआ, रो क्यों रही है? मधु ने उठकर मीरा को गले लगा लिया और फिर रोने लगी। उसे इस तरह रोते देख मीरा और परेशान हो गई। उसने मधु को खुद से दूर किया, उसके आंसू पोंछकर बोली, चल मेरे साथ। मीरा ने मधु का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी, पर बेड से उठते ही मधु को चक्कर आने लगे। वो गिरने ही वाली थी कि मीरा ने उसे पकड़ लिया और उसे बेड पर लेटाकर कहा, मधु क्या हुआ तुझे? समीर, रोहित सब मीरा की आवाज़ सुनकर रूम में भागते हुए आए। मीरा ने रोते हुए कहा, समीर, मधु बेहोश हो गई है, प्लीज़ हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर साहब आ गए हैं, रोहित ने डॉक्टर के साथ रूम में आकर कहा। डॉक्टर आकर मधु के पास बैठे और उसका चेकअप करने लगे। सब मधु को लेकर बहुत परेशान थे और एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। मीरा का रोना अभी भी बंद नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने मधु का चेकअप करने के बाद कहा, डोंट वरी, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा देर बर्फ़ में रहने की वजह से इन्हें फीवर है और ठंड की वजह से शरीर में थोड़ी अकड़न हो गई है। जैसे मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर ने मेडिसिन लिखकर रोहित के हाथ में देते हुए कहा, ये मेडिसिन ले आइए और दिन में 3 बार इन्हें देते रहिएगा। कल तक तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और हाँ, हल्दी वाला गर्म दूध इन्हें ज़रूर पिलाइएगा, इन्हें आराम मिलेगा। विनय ने रोहित के हाथ से मेडिसिन की पर्ची ली और कहा, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर विनय पर्ची लेकर चला गया। रोहित ने डॉक्टर से कहा, चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। डॉक्टर ने सिर हिलाकर अपना बॉक्स बंद किया और रोहित के साथ चले गए। मीरा भी फिर से मधु के सिरहाने बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। सिया ने उसे परेशान देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मीरा तो इतना क्यों घबरा रही है? मधु को हल्का सा फीवर है, सुना ना तूने डॉक्टर ने क्या कहा? कल तक वो ठीक हो जाएगी। पास खड़ी सुप्रिया ने कहा, मैं सबके लिए चाय बनवाती हूँ। इतना कहकर सुप्रिया चली गई। मीरा ने जब कुछ नहीं कहा तो सिया भी उठकर चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद रोहित ने करण को फ़ोन किया।
पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसने फार्म हाउस के लैंडलाइन पर फ़ोन करते हुए खुद से कहा, मधु तो सेफ है, पर पता नहीं करण जंगल से वापस लौटा या नहीं। फ़ोन भी बंद आ रहा है इसका। तभी दूसरी ओर से काका ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो काका, मैं बोल रहा हूँ रोहित। करण वापस आ गया? रोहित ने पूछा। ये सुनकर काका ने तुरंत कहा, जी कुछ देर पहले ही आए हैं, अपने कमरे में हैं। उसका फ़ोन बंद क्यों आ रहा है? रोहित ने अपनी गाड़ी से टिककर पूछा। कल रात जंगल में उनका फ़ोन खो गया था। नया फ़ोन और सिम कार्ड ले आए हैं, पर सिम कार्ड चालू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, काका ने जवाब दिया। ओह, रोहित ने रिएक्ट किया। काका ने रोहित से कहा, छोटे साहब आपके बारे में पूछ रहे थे, आप वापस कब आ रहे हैं? रोहित ने गेस्ट हाउस के अंदर आते हुए कहा, बस 1 घंटे में आ रहा हूँ। इतना कहकर रोहित ने कॉल कट कर दिया। फ़ोन कट करते हुए काका करण के रूम में पहुँचे तो करण खिड़की के पास खड़ा शराब पी रहा था। काका ने करण के पास आकर कहा, छोटे साहब रोहित बाबा का फ़ोन आया था, वो बस आ रहे हैं। आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? मुझे भूख नहीं है, आप जाइए और मुझे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दीजिए प्लीज़। करण के इतना कहते ही काका वहाँ से चले गए। उनके जाते ही करण ने शराब का गिलास देखते हुए खुद से कहा, पता नहीं वो लड़की सही सलामत अपने घर पहुँची या नहीं। आई होप कि सुबह जब उसे होश आया हो तो उसने कल रात की सिचुएशन को समझा हो और कोई गलत कदम ना उठाया हो। इतना कहकर करण ने शराब का गिलास टेबल पर रखा और बेड पर रखी मधु की पायल उठाई और कहा, ये पायल तुम तक पहुंचाने का जरिया है, क्योंकि मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। काश कि ये पायल बस एक बार तुम्हें मेरे सामने ले आए और मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं। करण ने जैसे ही पायल फिर से बेड पर रखनी चाहिए तो पायल के घुंघरू बजने लगे। पायल की आवाज़ सुनकर करण ने खुद से कहा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैंने पायल की छन छन कहीं सुनी है। करण पायल को देखकर दिमाग पर जोर देने लगा। कुछ पल सोचकर उसने पायल और दुपट्टा उठाया, बहुत संभालते हुए उसे अलमारी में रख दिया। उसने अपना गिलास फिर से उठाया और फिर से खिड़की के पास जाकर बोला, आज तक मैंने शराब के नशे में भी कभी अपने होश नहीं खोए, तो फिर मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा कि कल रात क्या हुआ। हजारों खूबसूरत लड़कियां मेरे आगे पीछे मंडराती रहती हैं, पर मैंने नंदिनी के अलावा कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं। मैं चाहे कितने भी नशे में रहा हूँ, पर किसी लड़की को लेकर आज तक मेरे दिल और दिमाग में कोई गंदा ख्याल तक नहीं आया, तो मैं उस लड़की के साथ कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ। मेरा दिल कहता है कि मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया है। इतना कहकर करण ने अपना गिलास खत्म किया और चेयर पर आकर बैठा। उसने शराब की बोतल उठाई और अपना गिलास में फिर से भरा और फिर बोतल रखकर गिलास को उठाते हुए कहा, काश तुझे पीने के बाद मुझे सब कुछ याद आ जाए और मैं चैन से सो सकूं, क्योंकि अगर मुझे कुछ याद नहीं आया तो सोना क्या जीना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल रात के लिए मैं खुद को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊंगा, पर अगर मैंने उस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया होगा तो मेरा गिल्ट ज़रूर थोड़ा कम हो जाएगा और ज़िंदगी में जब कभी भी वो लड़की मेरे सामने होगी तो कम से कम मैं उससे नज़रें मिलाकर उससे माफ़ी तो मांग सकूंगा। इतना कहकर करण फिर से शराब पीने लगा। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मजबूरी की वजह से हम दूसरी वाली कहानी डेली नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस कहानी को भी अपना प्यार सहयोग दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।